क्योंकि आज जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा रहा हूँ उसी विश्वविद्यालय में जब आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया हुई थी और कुछ ओबीसी एससी एसटी के लोग जब समर्थन में बैठे थे तो जो सवर्ण शिक्षक थे उन्होंने उनके साथ मारपीट किया था कि तुम समर्थन नहीं कर सकते आरक्षण। ज़्यादा पैठ आर्थिक आज़ादी के क्षेत्र में नहीं है, लेकिन एक शब्द है जो समझ पाया हूँ मैं अपने शिक्षण करियर में, सूचना। जितने पहले हमारे वक्ताओं ने बात रखी है अपनी, मुझे लगता है इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो निकल के आई है वो है सूचना। दिल्ली विश्वविद्यालय में सिर्फ 52,000 एडमिशन होते हैं और इस बार लगभग 10-12% सीट खाली है रिजर्व कैटेगरी की, और इसके पीछे आबादी का अभाव नहीं है। आप सब जानते हैं 50-52,000 तो नथिंग है, आबादी के अनुसार 85% के लिए तो कुछ नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा भी कह सकते हैं। लेकिन उसमें भी 10% 12% सीट खाली रह गई। इसका कारण क्या है? पैठ आर्थिक आज़ादी के क्षेत्र में नहीं है, लेकिन एक शब्द है जो समझ पाया हूँ मैं अपने शिक्षण करियर में, सूचना। जितने पहले हमारे वक्ताओं ने बात रखी है अपनी, मुझे लगता है इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो निकल के आई है वो है सूचना, जानकारी किसी चीज़ की। यहाँ अगर मैं उपस्थित हूँ तो मुझे कहीं न कहीं से सूचना मिली है, चाहे इस कार्यक्रम की हो, चाहे इसमें भागीदारी करने की हो, चाहे इस विषय के बारे में जानने की हो, मुझे सूचना मिली है तभी मैं यहाँ हूँ। सूचना ऐसी चीज़ है कि हम लोग अगर मैं महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ, हमारे बहुत सारे आज दयाल सिंह कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ आए हुए हैं। अगर ये इनके नज़रिए से मैं इनको आज ले आया हूँ तो ये कहेंगे कि तुम्हें वहाँ जानकारी मिलेगी। ये जो सूचना है ये इतनी बड़ी चीज़ है कि हम आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। दिल्ली विश्वविद्यालय में सिर्फ 52,000 एडमिशन होते हैं और इस बार लगभग 10-12% सीट खाली है रिजर्व कैटेगरी की, और इसके पीछे आबादी का अभाव नहीं है। आप सब जानते हैं 50-52,000 तो नथिंग है, आबादी के अनुसार 85% के लिए तो कुछ नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा भी कह सकते हैं। लेकिन उसमें भी 10% 12% सीट खाली रह गई। इसका कारण क्या है? सूचना। ये सूचना उन लोगों तक पहुंची ही नहीं जिनको यहाँ आना था। वैसे ही जितने मैंने 3 स्लाइड लगभग मैंने देखे, मुझे लग रहा है कि हम अगर कहीं बिजनेस में या अपना आर्थिक आधार बनाने में कहीं कुछ नहीं कर पा रहे तो सबसे पहले सूचना का अभाव है। कहाँ से मिलेगी, कौन देगा, क्या तरीका होगा, ये शायद निर्मित नहीं हो पा रहा उस तरह से जैसे हमें चाहिए। जैसे एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लिए हैं, बावजूद इसके एक मेरा भतीजा है और एक छोटी सी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तेल निकालने की, और मुझे लगता है कि उसकी एनर्जी का 30% से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ सूचना जुटाने में खर्च हो रहा है सर। 30% से ज़्यादा हिस्सा, पता ही नहीं है कि कौन व्यक्ति कहाँ काम करेगा। उसने सब कुछ करके एक जगह अप्लाई किया, जो लोकल स्तर पर जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, लोन के लिए फॉरवर्ड करते हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और कारण बताया कि आपके नाम में जो है नाम सही जगह पे नहीं लिखा है। मतलब आप समझ सकते हैं क्यों रिजेक्ट किया। तो सूचना ही नहीं है, बोलना किसको है, वहां कौन व्यक्ति काम करेगा। अप्लाई करेंगे तो जैसे सर बता रहे थे कि टेंडर में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वहां टेंडर है भी या नहीं है, या पैसा उनके पास है भी या नहीं है। अगर कोई बड़ा आदमी है तो कोई ठीक है, कोई छोटा स्मॉल स्केल पे अगर कोई काम कर रहा, 10-20 लाख का ही फंड है उसके पास और 2-4 लाख उसने लगा दिया और वो मिल ही नहीं रहा साल 2 साल, वो तो खत्म हो जाएगा, स्वाभाविक खत्म हो जाएगा। तो सूचना सबसे बड़ा माध्यम है, सबसे बड़ा तरीका है, और सबकी का जो मंच तैयार किया गया है मेरे ख्याल से इसी गैप को भरने के लिए है। यहाँ जिन विद्वानों को हम लोग बुला रहे हैं या जिनके माध्यम से मार्गदर्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो सूचना के केंद्र में बैठे हुए हैं। ये सूचना दे रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं हमें कि आप कहाँ से क्या गेन कर सकते हैं, तरीका क्या होगा। जो असावधानियां हम करते हैं
फॉर्म भरने की, एक छोटा सा एडमिशन दाखिले का फॉर्म भरना होता है, उसमें कितनी सारी गलतियां हम करते हैं और वो हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती। तो सूचना बहुत बड़ा माध्यम है और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसके माध्यम से ये 2-3 चीजें मेरे ख्याल से रूटीन में हर 2-3 महीने पर एक सेमिनार इसलिए किया जा रहा है कि ऐसे लोग जुड़ें और सूचना उन लोगों तक पहुंचे जिनको इसकी जरूरत है या जो इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। ये आज नहीं हुआ है कि नौकरी में रिजर्वेशन के बाद भी प्रतिशत बहुत कम है या हमारी आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता है। जितना जा सकता था उसमें से भी आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा खत्म हो रही है नौकरियां, ज्यादातर प्राइवेट पीएससीज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, समय समय पर उनको और जितना कट कर सकते हैं कट किया जा रहा है। बावजूद इसके जितना बचेगा उसमें भी कितने परसेंट लोग जा सकते हैं, बाकी पढ़ के क्या करेंगे। तो अभी मैं बता रहा था, किसी से बात कर रहा था कि रिस्क लेने के लिए जो हुनर है वो आज की पीढ़ी में बहुत अच्छा खासा है। आज जो नई जनरेशन है वो किसी भी तरह का, चाहे राजनीति का रिस्क लेना हो, चाहे उसे बिजनेस का लेना हो, चाहे उसे साइंस टेक्नोलॉजी में जाना हो, चाहे उसे गेम बनाना हो, चाहे कुछ भी बाजार में उतरना हो किसी भी तरीके से, वो तैयार है। जैसे आज बच्चे आए वैसे इसी में 2 बच्चे हैं जो अभी बीए प्रोग्राम में 3rd ईयर में पढ़ रहे और इन्होंने अपना एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म जनरेट कर लिया और शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कैसे करना है लोगों को सिखाते हैं। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर 20-21 साल की उम्र में इस तरह की पहल शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उनके ड्रीम्स कैसे हैं, उनमें डेप्थ कैसी है, कितना बड़ा रिस्क ले सकते हैं वो। और सबसे ताज्जुब लगा कि बच्चा हमें बताया, एक लड़का विनय है, इसने बताया कि सर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमें जो है वो 1 लाख रुपए की जरूरत है और मेरे पास नहीं है, हम अपने दोस्तों से कलेक्ट कर रहे हैं। वो 1 लाख दे करके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तब हम वहां लोगों को गाइड कर सकेंगे या बिजनेस के लिए प्रमोट कर सकेंगे। तो ये जो चीज है, इतना रिस्क लेने के लिए ये पीढ़ी तैयार है। समस्या यहां आती है कि सूचना कहां से मिलेगी कि कम से कम ऊर्जा में, कम से कम एनर्जी में वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट पा सकें। ये काम चैम्बर ऑफ कॉमर्स करने के लिए तैयार है। समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो उद्देश्य है वो असली यही है कि जो काम करने वाले हैं और जो सूचना देने वाले हैं उन दोनों को मिलाया जाए बेसिकली। और ये हमारे काम में, हमारे दिशा में या हमारे आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। मैं अगर संस्थान में यहां बैठा हूं तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं अकादमिक दुनिया में जहां ये बताने की जरूरत नहीं, यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, सब जानते हैं कि उन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। कोई नौकरी, कोई पोस्ट निकले उसके पहले जो डिजाइन करता है कि यहाँ ये पोस्ट जनरेट हुई है, वो एप्लीकेशन लेके खड़े रहते हैं कि यहाँ निकलने वाली, हमें यहाँ लगवा देना है। सूचना जब तक प्रसारित हो उसके पहले वहां फिक्सेशन एक तरह से हो जाता है, चाहे सोर्स के बिहाफ पर हो चाहे अन्य माध्यमों से हो। तो ये जरूरी है कि हम इन जगहों को, इन लोगों को या उन लोगों को जो इस तरह के काम कर चुके हैं, उनके अनुभवों से हम अपने समय को, जो काम करने का समय है, उसे रिड्यूस करें। क्योंकि देखिए, शोध करने की जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग नहीं हैं और सबसे ज्यादा चीजें जो स्थापित होती हैं, शुरुआत होती है। जैसे नरेंद्र सर अभी जो बता रहे थे कि कोई टेंडर निकले, कोई काम हो, किसी को आप जिम्मेदारी दें, कोई क्रिएट करे, तो ये वो लोग कर सकते हैं जो उन जगहों पे बैठे हैं, जो उनको जानकारी है, जिनके हाथ में पावर है। लेकिन हमारा जो बच्चा है, हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप करने वाला लड़का है, जो नई पीढ़ी का व्यक्ति आ रहा है, उसे पता ही नहीं है कि कहां से क्या चीज कब मिल रही है। और जब तक उसे पता चलती है स्कीम खत्म हो जाती है, या जब तक अप्लाई करता है तब तक पता चलता है कि फंड ही समाप्त हो गया, या आप बहुत देर से आए, अब अगले साल में आपको देखा जाएगा। तब तक वो उसकी आधे से ज्यादा ऊर्जा इसी भाग दौड़ में और इसी मेहनत में खत्म हो जाती है कि पता नहीं क्या होगा। 2-4-10 दिन इधर उधर करके मेहनत करके भागता हुआ छोड़ देता है कि यार कुछ हो नहीं रहा और कुछ होना नहीं है, छोड़ो, कुछ और सोचते हैं। तो जो ऊर्जा को चैनलाइज करना है वो सूचना से ज्यादा सरलता से, आसानी से और कम टाइम में किया जा सकता है। ये मुझे लगता है, जितना मैंने इस संघर्ष में महसूस किया कि कोई काम अगर मैं कर पा रहा हूं और हमारे साथ में ही कोई अपॉइंट किया हुआ टीचर नहीं कर पा रहा है, तो हमारे उसकी कैपेबिलिटी में अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ सूचना में है। मुझ तक सूचना पहुंच गई या मैं थोड़ा सोशल सर्कल में हूं तो मुझे पता चल गया और मैं इन प्रकार लग लगा के अपना काम कर लिया, और उनको उसको नहीं मिला, वही काम उसे नहीं मिला, जबकि हो सकता है मुझसे ज्यादा योग्य होता हो या योग्य था, कर लेता हो, लेकिन उसको नहीं मिला।
तो जो सूचना है इन माध्यमों में कैसे पैठ बनाई जाए, या यहाँ तक हम कैसे पहुंचें, या किन लोगों के द्वारा हम अपने समय को ज्यादा से ज्यादा चैनलाइज करके कम से कम समय में अधिक परिणाम पा सकें, इसके लिए समृद्ध भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स या इस तरह का मंच या इस तरह की जो मीटिंग आयोजित होती है, मेरे ख्याल से इसके लिए ये काम करती है। और इसका सीधा यही फायदा है। जैसे जिन बच्चों का मैं जिक्र कर रहा था, मैं इसलिए कर रहा हूं कि काफी संख्या में आए हैं, कम से कम 27-28 बच्चे हैं, और ये यही मान के आए हैं कि यहाँ से जो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड या किसी और फील्ड में नहीं जाते हैं, वो बिजनेस में जाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, या अगर वो हिम्मत जुटाते हैं पैरेलल अपने व्यवसाय और नौकरी के साथ कुछ करने का, तो व्यवसाय और नौकरी को कैसे कर सकते हैं, ये माध्यम बन सकता है। तो असली चीज जो सूचना है, इन सूचनाओं पर समय समय से काम करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत में संस्थानों से करनी पड़ेगी, चाहे वो गवर्नमेंट के पीएसयूज हों, चाहे भारत सरकार का कोई उपक्रम हो, छोटा मोटा प्राइवेट गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट जो भी हो, या इंस्टीट्यूशन हो जो शिक्षा देते हैं। जैसे तकनीकी शिक्षा के लिए बहुत सारे संस्थान हैं जो सर लोग बता रहे थे अभी, लेकिन उन संस्थानों की सूचना ही बहुत लोगों तक नहीं पहुंचती है, या उन्हें पता ही नहीं है कि अगर मैं ट्रेनिंग लेने चाहता हूं तो कितना खर्च करना पड़ेगा, कितना समय देना होगा, और कौन हमें टीच करेगा, और इसके बाद हमें क्या परिणाम मिलेगा। जैसे खादी ग्रामोद्योग से ट्रेनिंग देते समय, चूंकि घर का बच्चा है, तो हमें पता चला कि अगर खादी ग्रामोद्योग ने आपको ट्रेनिंग दे दिया और सही चैनल पर आप काम कर रहे हैं, तो आपके लोन का प्रोसेस रिजेक्ट नहीं होगा। वो मिलेगा, बेशक 6-8 महीने बाद मिले, 6-8 महीना पहले मिल जाए, जरूर मिलेगा। अब इतना किसको पता है? बहुत सारे लोग। क्या हम लोग पहले शुरुआत में सोचते थे बिजनेस कैसे करेंगे, पैसा है ही नहीं, आर्थिक आधार हमारे पास कमजोर है, और वो बनेगा कैसे, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। हार के जो समझ में आया, जो ठीक लगा वो करते गए। वो ठीक है कि कोई एक डायरेक्शन हमें मिल गया और हम लोग एक जगह सफल हो गए। बहुत सारे हमारे साथ के हमसे काबिल लोग थे और उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिला, सूचना नहीं मिली, उनको माध्यम नहीं मिला, वो यहाँ तक नहीं पहुंचे, इन मंचों तक नहीं आ सके। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उनकी गलती है। यहाँ ये है कि जो कनेक्ट होना चाहिए था, सामाजिक तौर पर जो एक पहल होनी चाहिए थी, लोगों से जोड़ने की जो कवायद होनी चाहिए थी, वो पूरी नहीं हुई। और उनमें कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोग भी थे जिन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी उस तरह से नहीं निभाई। उनमें वो लोग भी थे जिन्होंने व्यवहारिक तौर पर लोगों को जहां स्थापित कर सकते थे नहीं करने की कोशिश किया, या कह सकते हैं संख्या बल की कमी थी, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि आज जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा रहा हूं, उसी विश्वविद्यालय में जब आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया हुई थी और कुछ ओबीसी SC ST के लोग जब समर्थन में बैठे थे, तो जो सवर्ण शिक्षक थे उन्होंने उनके साथ मारपीट किया था कि तुम समर्थन नहीं कर सकते आरक्षण का। आज उसी संस्थान में हम बाबू जगदेव प्रसाद से लेके ललई यादव, रामस्वरूप वर्मा और तमाम लोगों की जीवनी और पुण्यतिथि मनाते हैं और आराम से उन पे सेमिनार व्याख्यान करवाते हैं। कोई डंडा लेके खड़ा होने नहीं आता, इसलिए कि संख्या हमारी है। आज हम इस संख्या में वहां उपस्थित हो गए हैं कि हम अपने विचारों को इस स्तर पर प्रवाहित कर सके। तो दोनों चीजें हैं, एक तो माध्यम बना, चीजें सर्कुलेट हुई, सूचना आई। दूसरा क्या है, संख्या बढ़ी, और उसी सूचना के कारण संख्या बढ़ी है। ये भी आपको बता दें, मैं ग्रेजुएट होकर निकला था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। अब मुझे नहीं पता था दिल्ली विश्वविद्यालय भी है, मैं JNU जानता था और जामिया जानता था बस। यहां आया तो मुझे पता चला कि दिल्ली विश्वविद्यालय है, इग्नू है, और IP कॉलेज है, और एक अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी दिल्ली सरकार की है। यहां आके पता चला कि इतने सारे संस्थान हैं एक छोटे से जगह पे। तो ये छोटी जगह इसलिए है कि ठीक है सारी चीजों का केंद्र है, लेकिन हमारे अनुसार ये छोटी जगह थी, क्योंकि हम ऐसी जगह से आए थे जहां हमारा जिला ही गाजीपुर जिला है, वो दिल्ली से ज्यादा बड़ा है। तो हम यही मान के चलते थे कि यही सब कुछ है। तो सूचना नहीं थी कि हम कहां जाएंगे और क्या कर लेंगे। जैसे एक बच्चा है हमारे गांव से आया हुआ है, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं कई बार। तो उसने फिजिक्स ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के AC दयाल सिंह कॉलेज से, और अभी उसको MSc में इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला है धनबाद में। तो मुझे खुशी है कि वो मेरे माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया और अब जो है MSc करने धनबाद IIT धनबाद जा रहा है। तो हमारे गांव में खुशी है, लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं। जिनको पता है उसका महत्व क्या है, वो यहाँ बैठे जो लोग हैं समझ सकते हैं कि ये सूचना है। वो यहाँ नहीं होता तो इस तरह के संस्थान में उसकी किसी योग्यता का कोई मूल्य नहीं रहता।
ये सूचना है कि वो वहां तक पहुंच गया। अब हो सकता है कि पे बैक टू सोसाइटी करे, आज आया हुआ है, वो काम कर रहा है यहाँ पे, सॉरी। तो ऐसी जगहें हैं जहां से सूचनाएं प्रवाहित होती हैं और ऐसे लोग हैं जो काम करने के लिए, रिस्क लेने के लिए, स्थापित करने के लिए, और एबिलिटी वाइज तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, हमारे साथ के मेरी क्लास के पढ़ाए हुए यहाँ पे कम से कम 12-13 बच्चे हैं। इनका जो असाइनमेंट है वो किसी से भी बेहतर, इनसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। ये मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं जो क्वालिटी की है। लेकिन समस्या यही है कि इनको मंच मिलेगा तो ये कुछ कर पाएंगे, क्योंकि योग्यता साबित करने के लिए इस पक्षपात वाले समाज में मंच की जरूरत है, और वो सूचना से ही संभव है। मुझे लगता है जितने बड़े पैमाने पर हम सूचनाओं का प्रसारण कर सकेंगे, हमारी नई पीढ़ी उतना ज्यादा गेन करेगी, उतना ज्यादा गेन करेगी। मैं पूरी विश्वास और ईमानदारी के साथ बता रहा हूं। 12-13 साल मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए हो गया। जो मैंने महसूस किया है उसके आधार पे मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जो हमारी नई पीढ़ी है उसमें ऊर्जा और ज्ञान की कोई कमी नहीं है। बस थोड़ी सी कमी है, हम उसे चैनलाइज करें, हम उसे संयोजित करके एक दिशा दे पाएं और वो सारी सूचनाएं उनको उपलब्ध कराएं जिसमें वो क्रिएट करते हैं। क्योंकि हमारे घरों में इस तरह की बातों पर संवाद करने की कोई परंपरा नहीं। लड़का पढ़ रहा है, बीए कर लिया, हाँ ठीक है, पास हो गया, ठीक है, इससे आगे घर में कोई संवाद नहीं होता। सब जानते हैं ये, ना राजनीतिक बहस होती है, ना सामाजिक बहस होती है, ना आर्थिक बहस होती है, ना ये कहा जाता है कि हमारा बच्चे ने ये किया आगे ये करेगा। ना कोई पत्रिका मंगाता है, ना कोई न्यूज़पेपर आता है। बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ना तक पसंद नहीं करते। उस गलत सही से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप कितनी सूचनाएं कहां से पा पाते हैं। स्वाभाविक है एम्प्लॉयमेंट न्यूज आपके पास नहीं आएगा। अभी जैसे 2-3 बच्चों ने ही बताया कि उनके घर में बीएड किए हुए लोग हैं, केंद्रीय विद्यालय में इतनी मास लेवल पे वैकेंसी आई थी, उनको पता ही नहीं है। आप कल्पना करके देखिए उन्होंने कितनी बड़ी चीज मिस की है। आप केंद्रीय विद्यालय में जाते क्या कर सकते हैं, आप खुद सोच के देखिए। मेरा ये कहना है कि हम ऐसे माध्यमों को बढ़ाएं, सिर्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं, जितने एजुकेशन के लिए प्लेटफॉर्म हो, इसके लिए प्लेटफॉर्म हो। भारत से बाहर दुनिया के 12-13 ऐसे देश हैं जिनको मैं जानता हूं 100% फ्री एजुकेशन देते हैं। जर्मनी इंक्लूडेड है उसमें। 100% आप इंजीनियरिंग से लेके, डॉक्टरी से लेके, एमबीए से लेके, लिटरेचर पर आप अगर इवन आप मान लीजिए राजस्थानी भाषा में रिसर्च करना चाहते हैं, जर्मनी जाके आपको फुल स्कॉलरशिप है। लेकिन क्या किसी को पता है? कोई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लगता है कि राजस्थानी का क्या करना है, इससे कौन पूछेगा, इसका क्या होना है। वहां पे कल्चरल यूनिवर्सिटी है बकायदे, और पूरी दुनिया की भाषाओं को संरक्षित करने के लिए वो काम करते हैं यूनेस्को के साथ मिलके। तो ये जो चीज है, सूचना बहुत बड़ी बात है। हम लोग चाहे जितने माध्यम बना सकें, सूचना के प्रसारण का माध्यम बनाएं। जब तक सूचनाएं प्रसारित नहीं होंगी, हम भारत और भारत से बाहर किसी भी संस्थान, किसी भी जगह, किसी भी माध्यम का अपने करियर, अपने जीवन, अपने आर्थिक आधार के लिए उपयोग नहीं कर सकेंगे। जानकारी का फ्रेमवर्क था। पर मैं एक दूसरी बात कहना चाहूँगा, अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में आ रहे हैं, बिजनेस में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, आपको बहुत कीन ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाइए, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाके देखिए काम कैसे होते हैं। लेबर से और लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स से बात करिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट तो अभी बना है 1995 के बाद, और दिल्ली में मैं लेबर सेक्रेटरी रहते हुए मैंने ही इसका तालीम करवाया था। पर मैंने बचपन में खुद लेबर का काम किया हुआ है, पेंटर का भी, पॉलिश का भी, इवन चिनाई का भी। मैंने फिर ईटानगर में मैं जब डिप्टी कमिश्नर था तो मैंने घर बनवाया डिप्टी कमिश्नर का, मैंने खुद डिजाइन किया। मैं तो ना इंजीनियर हूं ना आर्किटेक्ट हूं, मैं कॉमर्स का पोस्ट ग्रेजुएट हूं। मैंने डिजाइन बनाया और उसको भेजा मैंने चीफ इंजीनियर को, वो चीफ आर्किटेक्ट को, कि आप इसको जो आपने तरीके से जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं विद टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस कर दीजिए। तो मैं डीसी का बंगला बनवाना चाहता था लोकल फंड से, उन्होंने मना कर दिया
कि आपने क्या टाइप 7 टाइप 8 बनाया, गवर्नमेंट सैंक्शन कहाँ है, फंड्स कहाँ से आएंगे, लोकल फंड से आने थे पैसे। तो मैंने कहा ठीक है मत दो। मैंने खुद डिज़ाइन फाइनल किया। एक जेई थे जवाहर सिंह मथुरा के, उनको बुलाया। हमारे यहाँ पे वो ब्लूप्रिंट निकालने की मशीन भी थी डीसी ऑफिस में, उससे वो सारा वो बनवाया, प्रिंट, नक्शा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, फाउंडेशंस के, प्लिंथ बीम के, कॉलम्स के सारे, और टेंडर शेड्यूल भी खुद बना ली मैंने। फिर पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टेंडर वो जो शेड्यूल, उनको मिक्स करके अपनी एक टेंडर शेड्यूल बनाई और मैंने टर्न की कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया। 4000 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स बंगलो पहाड़ी के ऊपर, फिर चारों तरफ रिटेनिंग वॉल, सर्वेंट क्वार्टर 2, अटैच लेट्रिन बाथ, गार्ड रूम, ड्राइव इन, पूरा रोड, सारा मिला के 14 लाख से थोड़ा कम खर्च हुआ था। और जब पीडब्ल्यूडी ने उसको टेक ओवर किया, टेक ओवर किसके लिए? मेंटेनेंस के लिए, तो उसका वैल्यूएशन करना था। तो उन्होंने इसका वैल्यूएशन क्या किया? 35 लाख रुपया मेंटेनेंस के लिए बिल्डिंग का वैल्यू निकाला, 35 लाख रुपया। उसमें उन्होंने इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और वाटर सप्लाई वो नहीं ली थी। और गेगांव अपन चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त। बॉम्डिला में पीडब्ल्यूडी ने वहां पे बॉम्डिला सर्किट हाउस में 2 कमरे बनाए थे। उन 2 कमरों में उन्होंने पता नहीं कितने 8-10 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। तो उन्होंने अपनी पब्लिक स्पीच में बोला था ये। फिर मैंने अपना सतनगर में घर बनवाया, करौल बाग में, वो भी मैंने खुद डिजाइन करके खुद ही बनवाया। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ, क्योंकि मैं कीन ऑब्जर्वर था। बचपन में हमारे घर के बगल में जब घर बना, मैं देखता था, एक एक चीज देखता था कैसे हो रहा है काम। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर सक्सेसफुल होना है, क्योंकि लेबर भी आपको बेवकूफ बना देगी, पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स भी बेवकूफ बना देंगे, सप्लायर्स भी बेवकूफ बना देंगे। एक छोटा सा भी वक्त तो नहीं है, पर मैं वैसे बता देता हूं। अपना घर बनवा रहा हूं, वहां पे एक हट बनवानी थी। मैंने किसी को बोला, उसने कहा 11 लाख रुपए लगे। मैंने 11 लाख? तो मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा है। तो उसने कहा, फिर फाइनली कहा था 9 लाख से कम नहीं लगेंगे। टोटल 600 स्क्वायर फीट का एरिया था, 2 हट्स थी। मैंने क्या किया, मैं गया, कॉन्ट्रैक्टर एक कारपेंटर है उसको बुलाया, रोहिणी के आगे वो जो मार्केट है वहां पे गया, लकड़ी खरीदी, घाना टीक कटवाई वहां पे, फिर लोहे के पाइप्स खरीदवाए यहाँ से, अपना पहाड़गंज साइड से, जमीन में गड़वाए, उनमें कंक्रीट भरवाई 3 फीट, नीचे 1.5 फीट, ताकि वो फिक्स हो जाए। उसी के अंदर फिर लकड़ी के लॉग फिक्स करे और उसका फ्रेम बना के उस पर लकड़ी लगवा के, उसके ऊपर फिर मैंने प्लास्टिक की शीट चिपकवा के उसके ऊपर टाइल्स लगवा दी। सारा काम करवाया, उसकी पॉलिश भी करवा दी। टोटल खर्चा 4 लाख रुपए से कम आया। अब पॉलिश वाले की बात बताता हूं। पॉलिश वाले की, मैंने पॉलिश वाला का एक बुलाया, कहता है जी 400 रुपया स्क्वायर फीट लेंगे माल के समेत। मैंने कहा 400 रुपया? पागल हो गया, मैंने बचपन में खुद हाथ से काम किया हुआ भाई पॉलिश का। फिर मुझे बड़ा वो लगा। मैंने कहा तू लेबर बता, लेबर चार्ज कितनी लेबर तेरी लगेगी? कहते 2 लेबर 20 दिन लगेंगे। मैंने कहा क्या दिहाड़ी है? 600 रुपया। मैंने कहा 700 रुपया दूंगा। टोटल 21,000 बन रहा था। मैंने कहा मैं तेरे को 24,000 दूंगा, माल मैं ला के दूंगा। पटवारी जी के यहाँ पे गया करौल बाग में, बचपन में उन्हीं से लेता था। मैं वहां से सारा सामान ले आया, पॉलिश का काम हो गया मेरा पूरा 20 दिन में। कुल 45,000 रुपए में सारा पॉलिश का काम निपट गया, लेबर और मटेरियल मिला के। जबकि ठेके पे नॉर्मली, चौधरी साहब भी जानते होंगे, 150-200 रुपए कम से कम चार्ज होता है पॉलिश का स्क्वायर फीट। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं, ये अगर चीजें सीखनी है, बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो कीन ऑब्जर्वर रह के चीजों को समझिए, देखिए, उसके हर एस्पेक्ट को देखिए। कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कॉस्ट मैनेजमेंट अगर किसी को आ गया तो वो बहुत सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। बस मैं आज इतना ही बोलूंगा। तो समृद्ध भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एस से समृद्ध, बी से भारत, समृद्ध भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत
शुक्रिया, सबको नमस्कार। तो हमारा पर्पज यहाँ इसका ऑर्गेनाइज करने का, ये टॉपिक रखने का यही है कि इसमें कहीं बहुत बड़ी गुंजाइश है। गुंजाइश इतनी ज़्यादा है कि जो सालाना का एस्टीमेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 40 लाख करोड़ का अगर बताते हैं, और उसमें जो 90% जनसंख्या को सिर्फ 1.5-2 लाख करोड़ का ही मिलता है, तो मेजर शेयर जो है 10% के पास जाता है। तो ये कहीं इकोनॉमिक जस्टिस का बात नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत इसमें है। तो इसलिए हमने समझा कि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। अब जो समृद्ध भारत कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री है, इसको इसका दायरा बड़ा हमने रखा है। जैसे जो फिक्की है, CII है, एसोचैम है, वो अभी बहुत पुराने बने हुए हैं, लगभग 100 साल हो गया। तो वो लोग उनके जो प्रयासों का जो नतीजा है, उस नतीजे का ही ये है कि जो मेजर रिसोर्सेज हैं देश का, वो 90% रिसोर्सेज 10% के हाथ में चला गया, और 10% के हाथ में, पॉपुलेशन के हाथ में हो गया 90%। तो उन लोगों ने 100 साल से जो चैम्बर बने हैं, उन्होंने जो कार्यकलाप किए, उसी का नतीजा है। तो अब 90% जनता जो है उसको क्या किया जाए, तो उनका चैम्बर, ये जो ऑलरेडी चैम्बर बने हुए हैं, वो क्लास स्पेसिफिक हो गए, ट्रेडर्स के हैं बेसिकली, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। तो वो आपका क्यों सोचेंगे, सब अपना अपना सोचेंगे। अभी नया नया बना है, मैं तो नया ही कहूँगा, हालांकि 15 साल हो गया, डिक्की 2005 में बना था, तो उनको कुछ मिला है, ज़रूर मिला है। 4% का बात हुआ है, तो 4% मिलने से कुछ उनको, कुछ नहीं से कुछ है, वो उनका हिस्सेदारी बढ़ेगा। तो बाकी भी बहुत, अभी तो पॉपुलेशन रह गया। तो सबकी का उद्देश्य ये है कि इसमें नॉट ओनली SC ST OBC SC BC सभी माइनॉरिटी, सिख ईसाई सभी लोग इसमें शामिल हैं। तो इन लोगों का जो मेजॉरिटी है, इनमें अभी बहुत ज़्यादा हमको अवेयरनेस लाने का ज़रूरत है। अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन वो जो जिनमें अवेयरनेस है, वो लोगों को तो सरकार बुलाती है, उन लोगों को सरकार बुलाती है, और जिनमें अवेयरनेस नहीं है उनको हम बुलाएंगे। तो धीरे धीरे जो अभी आने शुरू हुए हैं, तो आएंगे। हमको होपफुल रहना चाहिए, पॉजिटिवली हमको सोचना चाहिए। हमारे लोग भी आएंगे, समझेंगे, क्योंकि समझ नहीं है तो फिर पार्टिसिपेशन भी नहीं है। समझ बहुत ज़रूरी है। अभी शिक्षा का स्तर की अगर बात करेंगे तो वो एक हमारे खिलाफ जा रहा है। 1 लाख स्कूल विदाउट एक ही टीचर है इंडिया में, ऐसा पोजीशन है। तो शिक्षा का जो हायर लेवल है, वहाँ भी नज़र है, वो भी खराब होता जा रहा है। जो JNU का या हाल हुआ, जो PhD में लोगों को एडमिशन कैसे मिलता है, इंटरव्यू में एक ही नंबर मिलता है, ऐसा भी उदाहरण आ रहा है। तो हमको बहुत जागरूक रहने का ज़रूरत है। और पैसा एक ऐसा चीज़ है कि इसी के चारों ओर सब कुछ घूमता है। इकोनॉमिक्स में तो हम पढ़ते थे कि मनी इज द पिवट अराउंड विच एवरीथिंग रोटेट्स। तो इसमें पीछे नहीं रहना है, बिजनेस में आगे आना है, और सबको रूल्स रेगुलेशंस, लीगलिटीज, एथिक्स और अपना कंडक्ट सब कुछ सावधानी से लेके चलना है। अब लूप होल्स है, कोई लोगों ने अभी लूप होल्स का बात देखिए, कोई ओपनली करेगा नहीं, लेकिन लूप होल्स है। वी कैन नॉट डिनाई लूप होल्स इन एवरी सिस्टम, देयर हैज बीन। लॉ में भी, कानून में भी लूप होल्स होता है, प्रोविजो होता है, उसका लोग फायदा उठाते हैं। हम लोग तो प्रोविजो क्या, मेन लॉ ही नहीं जानते, तो प्रोविजो को फायदा कैसे उठाएंगे। तो लूप होल्स होता है। अभी जैसे कई लोगों का शिकायत है, जैम में साहब नहीं आता है, कभी वो लिमिटेड टाइम के लिए खोलता है, सर्वर फेल हो जाता है, जब हम बिट डालते हैं तो आता नहीं है, किसी और का आ जाता है। तो वो मशीन जो होता है, मशीन इज कंट्रोल्ड बाय मैन।
मशीन अभी मैन को कंट्रोल नहीं कर रही है, मशीन इज कंट्रोल्ड बाय मैन। कंप्यूटर जो भी हो, जैसा भी हो, वो सब उसमें है लूप होल्स। तो बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं देखिए, हमारा एक प्रयास है और पॉजिटिव दिशा में है, और हमें उम्मीद है कि ये प्रयास जरूर सफल होगा। हम लोग लोगों को, बहुत संख्यक लोगों को जोड़कर बिजनेस की तरफ डाइवर्ट करेंगे खुशहाली के लिए। देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है। हमारे पास भी बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें जैसे हमारा जो आर्टिजन है, जो स्किल स्ट्रेंथ है और जो हार्ड वर्किंग नेचर है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी कई बार ये किया जाता है कि साहब आप ये मत लो और कुल्हड़ लो, ये दिए लो, ये मत लो। तो वो हमारा आदमी बनाता है तो वो एक्सपर्ट है उस काम में, लेकिन वो आदमी दिए ही क्यों बनाए? उसको हम एक सिरेमिक क्यों नहीं बना सकते हैं? उस सिरेमिक्स का जानकारी है, मिट्टी का जानकारी है, तो वो एक अपना हाउस होल्ड इंडस्ट्री सिरेमिक्स का छोटा चला सकता है। अगर लोहार है तो हार्ड वर्किंग है, उसमें स्किल स्ट्रेंथ है, उसको खराद का मशीन चाहिए छोटा सा, तो अब वो छोटी मशीन से वो एक कील बना सकता है, तो वो भी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है। उसके पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उसके पास एक चीज़ नहीं है, जानकारी नहीं है, और उसके पास वो चीज़ नहीं है जो खराद का मशीन खरीदने के लिए 2-4 लाख रुपया चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिस्ट बन सकता है। उसको अगर हम फाइनेंस में हेल्प करें, वो लोग आगे आए, वो लोग समझें इस बात को, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, तो वो लोग आना चाहिए। अभी जो एग्रीकल्चरिस्ट है हमारा, जो 90% लोगों का मैक्सिमम पॉपुलेशन इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में, 60% लोग। तो ये जो सेक्टर है, एग्री सेक्टर, ये वो हो गया है नेगेटिव रिटर्न का। नेगेटिव रिटर्न का जो बनने से क्या है कि किसान का आत्महत्या ऐसे ही थोड़ी होता है। नेगेटिव रिटर्न का जो हो गया, अब इन्हीं चीज़ों की, एग्री प्रोडक्ट की जो ट्रेडिंग में डील करते हैं, वो बहुत प्रॉफिट कमाते हैं, वो प्रॉफिट के हो गए हैं। तो वो इस एग्री इंडस्ट्री को नई टेक्निक के साथ हमको प्रॉफिट पॉजिटिव रिटर्न में बदलना होगा। तो जो जैसे एग्रीकल्चर है, अभी हमारे किसान को नई टेक्निक का पता नहीं है, प्लांट प्रोपोगेशन जानता नहीं है, वो ग्राफ्टिंग कैसे होता है, बडिंग कैसे होता है, होता क्या है ये उसको ये भी नहीं पता है। एयर लेयरिंग क्या होता है, एक पौधे से 1000 पौधे कैसे बनाए जा सकते हैं, क्या ऑफ टाइम सीजन में क्या चीज़ बोई जा सकती है जिससे कि वो हो जाए। अभी जो नया इतना एग्रीकल्चर में इतना रेवोल्यूशन हो रहा है कि आप हरियाणा में सेब उगाया जाता है, दिल्ली में सेब उगा सकते हैं आप हाई टेम्परेचर में। अगर जो हरमन 99 है, अभी गोल्डन डॉट सेट है, एना है, इतना वैरायटी है सेब का। आप यहाँ गोल्डन 45 डिग्री में उगा सकते हैं। राजस्थान में 12मासी आम हो सकता है, अनार इतना बढ़िया होता है। तो ऑफ सीजन की, अब ये जो सेब की खासियत क्या है, जून में आता है, ऑफ सीजन में आता है, जब सेब का हाईएस्ट रेट होता है। तो हमारा किसान वो नहीं उगाता है, उसको आता नहीं है, अभी धीरे धीरे फैल रहा है। तो ऐसी चीज़ों को फैलाना है। तो वो जो एग्री इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं जो लोग, उनको ये सब नई टेक्निक, हमारा जोर रहेगा नई टेक्निक पे, कि नई टेक्निक से हम अपने किसान को, आर्टिजन को, उन सबको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जोड़ें, और उसके जो फिलहाल की जो उसका रोजगार है उसको हम बताएं कि वह पॉजिटिव रिटर्न में कैसे कर सकते हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।